बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी बीएसपी की, कितना भी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, लेकिन याद रखेगा तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार जो नारा बीएसपी की ओर से ही दिया गया था। क्या है जवाब इस पर आपका? ये वाक्य तो सही है, पर लागू होता है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इन्होंने 2014 से लेके आज तक हर बार जुमले ही दिए देश की जनता को। प्रदेश में भी 2017 में तमाम वायदे किए थे, किसानों से वायदे किए, बेरोजगार नौजवानों से वायदे किए, कानून व्यवस्था के वायदे किए, पर हर मोर्चे पे सरकार विफल रही। इसके साथ साथ आप तो ये भी देखिए कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल को इन्होंने हैंडल किया, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों के अंदर लाशें बहती हुई देखी गईं। जहां पर शमशान घाट थी वहां पर जगह नहीं लोगों को मिली। तो कुल मिला के पूरा प्रदेश और पूरा देश इन्होंने तबाही में झोंक दिया। इससे तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बसपा जो है और मायावती जी, ये जातिवादी राजनीति करने के लिए जो पहले से कहा जाता था उस बात में वो अपने सही खरे उतर रहे हैं। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग करके विकासवाद की राजनीति को अपनाया है, और इसी का परिणाम रहा है कि वहां पर बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस तीनों जो है धरती छू रही, रसातल पर की स्थिति आ गई। सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन उसका घमंड होता है, और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे इनके मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जिस तरह घमंड में चूर होकर अपने आंकड़े बताते हैं, मैं भी, हम लोग भी जमीन पे रहते हैं, 24 घंटा घूमते हैं, और हमारा तो ये अंदाज है कि 22 के बाद 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। इन लोगों ने जात की राजनीति की, इन लोगों ने झूठे वादे किए जनता से, इन लोगों ने, मतलब पहली बार मैं सरकार को देख रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी आंकड़े गलत बता रही है। अगर सच सामने लाना है तो वो अमित शाह का इस्तीफा मांगने से नहीं आएगा। वो सच तब सामने आएगा जब एक एफआईआर बाकायदा दर्ज कराए राहुल गांधी या कोई भी, आपके कई नेताओं का नाम आ रहा है, तो एफआईआर क्यों नहीं? पवन खेड़ा जी, अकेले राहुल गांधी से ये उम्मीद सबको है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन हैक हो तब भी राहुल गांधी एफआईआर करे, मीडिया कर्मियों का फोन हैक हो तब भी राहुल गांधी एफआईआर करे। क्यों राहुल गांधी? क्यों नहीं सरकार स्वयं आगे बढ़कर, जैसे कि ब्राजील की सरकार ने किया? क्या हमारी सरकार एक इजराइल की निजी कंपनी के बचाव में खड़ी हुई दिखेगी? क्या ये तरीका है सरकार चलाने का? ये है गुजरात मॉडल। और आप उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी चोर को थानेदार बना दे, अपना फोन चोरों के हाथ में दे दे? अरे फोन हाथ में नहीं दिया तब तो ये हालत करते हैं सबकी। फोन हाथ में दे देंगे इनके तो ये राज्यवर्धन राठौड़ की सरकार क्या करेगी? राजवर्धन दे देना अपना फोन मोदी जी को। अच्छा, कोई कपोल कल्पित जासूसी उपन्यास पढ़कर आए और कुछ भी आरोप लगाने लगे, और अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो प्रवर्तन निदेशालय की दृष्टि में भारत में आपराधिक कृत्यों में शामिल एजेंसी अगर भारत विरोधी कोई नैरेटिव खड़ा करना चाहे तो उसके आधार पर कुछ भी आप खड़ा कर देंगे, जांच कर दें। रफाल की जांच सुप्रीम कोर्ट ने रफाल की पिटीशन सुनी, सीएजी की रिपोर्ट देखी, कह दिया रफाल में किसी प्रकार की डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को भी नहीं मानते, यानी उनको भारत की न सीबीआई पे भरोसा है, भारत की एनआई पे भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, उनको अपने आप पे भरोसा है क्या इटाली की एजेंसी ने आया जांच कराने के लिए? मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल जांच हो जानी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए। मैं, अगर मुझे शक होगा मेरा फोन टैप हो रहा है, मैं कल सुबह जाऊंगा, मैं एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूंगा साइबर लॉ के तहत कि मेरी फोन की टैपिंग सरकार कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अपना फोन जाके सरकारी एजेंसीज को दूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि मेरे फोन की मॉनिटरिंग करें और देखिए कि इसमें बगिंग किया गया कि नहीं, या कौन बगिंग करवा रहा है, बात खत्म। लेकिन ये दो काम करने की जगह अगर मैं एमपी होता तो एक काम और करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बोलता कि मेरे फोन की जांच करवाई जाए और इस चीज की जांच करवाई जाए कि सरकार जासूसी करवा रही है। मैं ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी खड़ा होकर बोलता, सिर्फ कैमरे पे नहीं बोलता। मुझे लगता है कि पवन जी बिल्कुल अग्री करेंगे मेरे बात से, एमपी का स्पेशल राइट होता है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप झूठ नहीं बोल सकते।
क्योंकि कोर्ट में माफी मांगी जा सकती है, पार्लियामेंट में कुछ मोशन वोशन चल जाता है ना। तो मैं ये तीनों काम करता हूं। देश का हर नागरिक संबुद्ध है और पढ़ा लिखा है, जानता है कि ये 3 काम जो भी करेगा तो जांच होनी तय है। कर दे राहुल गांधी। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ शाना बशाना आज़ादी के लिए, जबकि भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, खान अब्दुल गफ्फार खान आगे थे, जिन्हें सरहदी खान के नाम से भी जाना जाता था। उनका मकबरा जलालाबाद में है। हम इनके मकबरे पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस मकबरे के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे। ये जो यहाँ पर ये मकबरा है, किनका है, इनके बारे में यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या कहा जाता है? कारों ढेर कर दिया, खिदमत ढेर करे देख, माशाल्लाह बहुत काम किए। इसलिए काम किए पंजाब के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए, अवाम के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। हर मुल्क के लिए इसने काम किया है। मुल्क की इसलिए काम कर रहा था, चाहता था मुल्क के अमन हुए, हर मुल्क में अमन हुए, मगर लोग नहीं चाहते थे। इसके लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत इंडिया दोस्त है, दोस्त पाकिस्तान को दो तरफा सियासत, एक तरफ दोस्त दिखा तरफ दुश्मनी। जलालाबाद में पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि आम अफगान नागरिक भारत से किस कदर प्यार करते हैं। आज तक की टीम जब यहां सदियों से रहते आए सिख और हिंदू परिवारों के बीच पहुंची तो सरहद की दूरियां मिट गईं। लेकिन इसके बाद जलालाबाद के सिख समुदाय ने तालिबान और पाकिस्तान की ज्यादतियों की ऐसी हकीकत बयां की जो बेचैन कर देने वाली थी। मेरी पैदाइश यहीं पे हुई, इसी अफगानिस्तान में। डर है, डर भी है, इसी हम लोग इसी तरह रहते हैं इधर ही, क्या करें, मजबूरी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर। बस लोग हैं हमारे अपने, सब दोस्त है और लोगों से मुश्किल नहीं। यहाँ प्रॉब्लम है, सरदार इधर नहीं रहते हैं, घर मर सब चले गए, इधर कोई भी नहीं है। जंगे जो झगड़े सब चीज है। हाँ जी, मुश्किलात बहुत है। कितने फैमिली चले गए वापस इंडिया? जो बहुत गए 40-50 फैमिली बहुत गए, गजनी से, काबुल से। यहाँ पर जो उनका बिजनेस वगैरह था, यहाँ प्रॉपर्टी, तो उसका क्या किया? सारा सब ने ले लिया है, सब बेच दिया है, सब मुस्लिम ने ले लिया, सब बेच दिया है।